Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Abubakar. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about sampling techniques. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारे पास क्या है। सैम्पलिंग टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि जो सैम्पलिंग है ये क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम ओवरऑल पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जो सैम्पलिंग है ये हमारे पास एक प्रोसीजर है जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने का फ्रॉम ओवरऑल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन में से। सैम्पलिंग जो है ये हमारे पास एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए से हमारी जितनी पॉपुलेशन होती है जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उस पॉपुलेशन में से जो हमारे रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने का ये हमारे पास एक तरीकाकार है। और ये सैम्पलिंग की क्यों जाती है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ताकि उन लोगों से हम जो है डाटा कलेक्ट कर सकें। जैसा कि पिक्चराइज किया गया, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 2-3 लोग जो हैं ये सैंपल किए गए, तो ये हमारे सैम्पलिंग की गई है और इनसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? वो टेक्निक्स जो हम सैम्पलिंग करते वक्त यूज़ करते हैं, यानी सैंपल साइज लेते वक्त जो जिन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनको सैम्पलिंग टेक्निक्स बोलते हैं। वाई सैम्पलिंग इज़ नेसेसरी, जो सैम्पलिंग है ये नेसेसरी क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है इनको यूज़ किया जाए। तो जब एक रिसर्चर जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर रहा होता है, सपोज दैट क्वालिटेटिव रिसर्च के जरिए से कोई रिसर्चर डाटा कलेक्शन कर रहा है। अब इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिसर्चर सिर्फ उन लोगों से डाटा कलेक्ट करे जो उसके पीयर ग्रुप में हों, उसके फ्रेंड्स हों, उसके फैमिली मेम्बर हों या उसके कुलीग्स हों, या इसके अलावा उसकी पार्टी के लोग हों, सिर्फ उन लोगों से डाटा कलेक्ट करे। तो जब रिसर्चर ऐसे लोगों से डाटा कलेक्ट करेगा जो मतलब उसके अपने सेक्ट के होंगे, तो तब जो रिसर्च है उसके बास्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और वन साइडेड इन किस्म की रिसर्च होगी जो कि हमारे पास प्योर नहीं होगी। तो इसलिए टू अवॉइड फ्रॉम बायसनेस, रिसर्च के अंदर जो बायसनेस होती है, जो अदावत तासुब होता है, उससे बचने के लिए सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू मेक रिसर्च अथेंटिक एंड प्योर, रिसर्च को अथेंटिक और प्योर बनाने के लिए जो है सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड टू मेक रिसर्च हाईली जर्नलाइजेबल, और जो रिसर्च है उसको हाईली जर्नलाइजेबल करने के लिए जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च हाईली जर्नलाइजेबल तब होगी जब वो अथेंटिक और प्योर होगी। टेक्निक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, या इसको हम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक भी बोलते हैं, इसके अंदर हर शख्स जो होता है पॉपुलेशन का उसके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है इसके अंदर एवरी इंडिविजुअल हैव नॉट इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, हर शख्स के पास चांस नहीं होता है कि वो जो रिसर्च पर्पज़ होता है या रिसर्च रेस्पोंडेंट के तौर पे सिलेक्ट हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो है इसकी टाइप्स हमारे पास कितनी हैं। तो टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है कन्वेनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। इसका क्या मकसद होता है? रिसर्चर सेलेक्ट्स दोज मेंबर्स हु आर इजीली एक्सेसिबल टू हिम। जो कन्वेनियंस सैम्पलिंग टेक्निक होती है इसके अंदर रिसर्चर उन लोगों को एक्सेस करता है, उन लोगों को सेलेक्ट करता है डाटा कलेक्शन के लिए जो उसके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। यानी रिसर्चर जो होता है वो डाटा कलेक्शन के लिए दूर दराज का सफ़र नहीं करता, बल्कि जो उसके करीब तरीन लोग होते हैं उन्हीं की सिलेक्शन करता है। उन्हीं की सिलेक्शन करने के बाद उन्हीं से जो है वो डाटा कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से ये जो रिसर्च होती है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होती है, और इस पे जो रिसर्चर होता है उसका टाइम जो है वो बहुत कम कंज्यूम होता है। उसके अलावा चूँकि रिसर्चर जो होता है वो डाटा अपने रेस्पोंडेंट से, मतलब करीब के रेस्पोंडेंट से कलेक्ट कर लेता है, तो इस वजह से ये उस रिसर्चर के लिए इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती। तो इस तरह से ये जो रिसर्च होती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है एक रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। जो पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक होती है हमारे पास क्या होती है? अ रिसर्चर सेलेक्ट्स दोज मेंबर्स विच ही कंसीडर्स प्रोवाइड एक्यूरेट नॉलेज ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जजमेंट बेसिस। पर्पसिव रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर होता है वो उन लोगों को सिलेक्ट करता है जिनसे वो समझता है कि उसको जो एक्यूरेट नॉलेज उनसे मिलेगा, और ये उन लोगों को सिलेक्ट कैसे करता है? अपने उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पे सिलेक्ट करता है, और जो उसकी पर्सनल जजमेंट होती है उसकी बेस पे इनको सिलेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे एक रिसर्चर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर कुछ पेशेंट्स जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनसे डाटा कलेक्शन के लिए जाता है। तो जब रिसर्चर जो है वार्ड में जाएगा, अब वो देखता है कि वहाँ पे मतलब मरीज़ हैं,
तो रिसर्चर के माइंड में आता है कि जो 5th नंबर पे या 10th नंबर पे जो बेड वाला जो पेशेंट है वो उसको अच्छे से डाटा देगा, वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा। तो इसलिए रिसर्चर जो होता है ये सेल्फ एक्सपीरियंस की बेस पे जो उसका पेशेंट होता है उसके पास जाता है और उससे डिस्कस करता है, उससे डाटा कलेक्ट करता है। तो इस तरह जो होती है ये एक रिसर्चर की जजमेंट बेस पे जो होती है रिसर्च होती है, और ये इस रिसर्च को जजमेंटल टेक्निक भी बोलते हैं। तो डाटा में भी बायस्ड, ये जो पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक होती है इसके अंदर जो डाटा है वो बायस्ड भी हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जो जिस शख्स से रिसर्चर डाटा कलेक्ट कर रहा है माइट भी पॉसिबल कि वो जो है बायस्ड हो, या मतलब उसकी आपने जानने वाला हो, या जो उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे उसको सिलेक्ट किया है। ज़रूरी नहीं कि वो उसके पास से उसे एक्यूरेट डाटा मिले। तो वो उसे जिस टॉपिक पे, जिस नेचुरल फिनोमेना पे या जिस भी टॉपिक पे रिसर्चर डाटा कलेक्ट कर रहा है वो उसके अगेंस्ट चलने वाला हो। तो इस तरह जो पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक होती है इसके ज़रिए से डाटा कलेक्ट किया गया जो होता है वो बायस्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है कोटा सैम्पलिंग टेक्निक। कोटा सैम्पलिंग टेक्निक हमारे पास क्या होती है कि पीपल आर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स एंड देन कलेक्टेड डाटा अकॉर्डिंग टू द असाइंड नंबर। जो लोग होते हैं उनको होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उनसे जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है उनको असाइन किए गए नंबर्स के अकॉर्डिंग। होमोजीनियस ग्रुप्स का क्या मतलब है कि सपोज दैट हमने जो डाटा है वो कलेक्ट करना है, मेल से कलेक्ट करना है, फीमेल से कलेक्ट करना है, उसके अलावा चिल्ड्रन से कलेक्ट करना है। तो इस तरह एक हमारे पास जो है मेल का ग्रुप बन जाएगा, नेक्स्ट वन हमारे पास एक फीमेल का ग्रुप बन जाएगा, और थर्ड नंबर पे हमारे पास एक बच्चों का ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह जो है मतलब ये होमोजीनियस ग्रुप्स बन गए और फिर उनसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उनको असाइन करदा नंबर्स के मुताबिक। अब असाइन करदा नंबर्स का मतलब ये है कि सपोज दैट हमने जो मेल है उनसे 50% डाटा कलेक्ट करना है, तो मेल का जो ग्रुप होगा उससे हम 50% डाटा कलेक्ट करेंगे, जो फीमेल है उनसे हम 30% डाटा कलेक्ट करेंगे, और जो चिल्ड्रन है उनसे हमको 20% डाटा कलेक्ट करना है तो उनसे हम 20% लेंगे। इस तरह जो हमारे पास होमोजीनियस ग्रुप्स होंगे उनको असाइन करदा नंबर्स के मुताबिक उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है कोटा सैम्पलिंग टेक्निक में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक हमारे पास क्या होती है? रिसर्चर गेट एक्सेस फ्रॉम वन रेस्पोंडेंट टू अदर। जो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक होती है इसके अंदर एक रिसर्चर जो होता है जब वो फील्ड के अंदर जाता है और एक अपने रेस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट करता है, तो उससे डाटा कलेक्शन के बाद रिसर्चर को किसी और रेस्पोंडेंट का कोई नहीं पता होता कि वो किस रेस्पोंडेंट के पास जाए। अब उस रिसर्चर से वो पूछता है कि अगर आपको इस नेचर का कोई और शख्स मालूम है तो आप मुझे बता दें ताकि मैं उससे डाटा कलेक्ट कर सकूं। तो वो जो रेस्पोंडेंट होता है वो रिसर्चर को गाइड करता है कि फ़लाँ मेरे जानने वाला या फ़लाँ सिटी में रहने वाला जो शख्स है उस से आपको इससे रिलेटेड जो है डाटा मिल सकता है। तो जो रिसर्चर रहता है वो उस रेस्पोंडेंट के पास मूव कर जाता है। सपोज दैट जो रिसर्चर है वो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है जो मतलब कि प्रिजनर वुमेन है, किसी जो मतलब ऐसी औरतों पर डाटा कलेक्ट कर रहा है जो कि जेल से होकर आई हैं। अब जब रिसर्चर एक औरत के पास जाएगा तो ऑफ कोर्स वो औरत बाकी और कुछ औरतों को भी जानती होगी क्योंकि उसने वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया है। तो इस तरह जो है वो औरत उस रिसर्चर को अगली किसी और औरत का एड्रेस दे देगी। तो इस तरह से जो रिसर्चर जब अपने रेस्पोंडेंट्स के ज़रिए से अगले रेस्पोंडेंट्स तक रसाई हासिल करता है तो इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। और इट आल्सो कॉल्ड चेन सैम्पलिंग। इट आल्सो कॉल्ड चेन सैम्पलिंग, इसको चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं, यानी कि एक रेस्पोंडेंट से अगले रेस्पोंडेंट तक जाना और उस रेस्पोंडेंट से अगले रेस्पोंडेंट तक जाना। तो ये हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सीडेंटल सैम्पलिंग टेक्निक। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग टेक्निक होती है व्हेन रिसर्चर इज मूविंग टुवर्ड्स फील्ड फॉर डाटा कलेक्शन एंड फाइंड्स अ सच पर्सन हुज हिज रेस्पोंडेंट। जब एक रिसर्चर जो होता है वो अपनी फील्ड में मूव कर रहा होता है किस लिए? डाटा कलेक्शन करने के लिए, और कोई ऐसा शख्स उससे मिलता है जो कि उसका रेस्पोंडेंट होता है, तो उससे वो क्या करता है? डाटा कलेक्शन करता है। फर्ज किया एक रिसर्चर जो है वो किसी दूसरी सिटी में डाटा कलेक्शन करने के लिए अपनी गाड़ी पे जा रहा है या अपनी कार वगैरह पे जा रहा है, तो रास्ते में किसी शख्स को वो लिफ्ट दे देता है। अब लिफ्ट के दौरान लिफ्ट देने के बाद उस रिसर्चर की और उस लिफ्टर की जो है आपस में बातचीत होती है। तो रिसर्चर उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत में मालूम होता है कि वो जिस शख्स के पास जा रहा है ये वही उसका रेस्पोंडेंट है, या कोई और शख्स मतलब
उसी फिनोमेना से रिलेटेड शख्स है जिससे उसने डाटा कलेक्ट करना है। तो जब किसी रिसर्चर को ऐसा रेस्पोंडेंट मिलता है, इसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग टेक्निक बोलते हैं, यानी अनविलिंगली किसी भी शख्स का रास्ते से या कहीं से भी मिल जाना, जिससे जो रिसर्चर का फ़ायदा हो जाता है और उससे वो डाटा कलेक्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास होती है एक्सीडेंटल सैंपलिंग टेक्निक।